हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक फेमस सोनेट नॉट मार्बल नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट्स में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द सोनेट नॉट मार्बल नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इज द पोएम अबाउट द टाइम इमॉर्टलाइजेशन। समय और किसको लेकर ये लिखी गई है सोनेट? इमोर्टलाइजेशन को लेकर के लिखी गई है। द पोइट क्लेम्स, हमारा कवि ये दावा करता है कि हिज पोएम विल बी इमोर्टलाइज हिज डियर वंस, कि जिसके लिए उसने ये कविता लिखी है, जिन लोगों को वो चाहता था और जिन लोगों के लिए उसने ये कविता लिखी है, वो क्या हो जाएंगे? विल इमोर्टलाइज, वो अमर हो जाएंगे। जबकि संसार के सारे मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेचूज जितने भी हैं, वो क्या होंगे? मीट टू द डस्ट, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है वो ये है कि वाई डज शेक्सपियर रेफर टू वॉर एज वेस्टफुल। वार को उसने वेस्टफुल क्यों कहा है? तो हम सभी को पता है कि वार जो भी होता है, युद्ध भी जो कभी भी होता है, तो वो युद्ध किसी के लिए भी जो होता है फायदेमंद नहीं होता है। युद्ध तो हमेशा नुकसानदेह ही होता है। तो शेक्सपियर भी वार को किस तरीके से रेफर करता है? डिवास्टेटिंग, बड़ा भयावह बताता है। डिस्ट्रक्टिव और विनाशकारी फोर्स यानी शक्ति बताता है। यानी वार शेक्सपियर की नज़रों में कैसा है? बड़ा ही विनाशकारी और बड़ा ही भयावह होता है। और यहाँ पे वो वार को डिस्क्राइब करते हुए बताता है कि वार क्या कर देता है? स्टोन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को धराशायी कर देता है। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वो बैक यानी पुराने ज़माने से एग्जाम्पल उठाता है कि मार्बल और गोल्ड से कवर्ड जो मॉन्यूमेंट्स भी थे, वो भी हमेशा नहीं रह पाए, और वो भी समय के साथ युद्धों के अंदर क्या कर दिए गए? तबाह कर दिए गए। ठीक है। तो वो कहता है कि वार जो होता है हमेशा वेस्टफुल होता है। वार इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन, किसी के लिए वार जो होता है बेनिफिशियल यानी लाभदायक नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन, है ना। फिर नंबर 3 क्वेश्चन जो आता है, हाउ विल द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ द मेमोरी रिमेन अकॉर्डिंग टू द पोइट इन द नॉट मार्बल नॉट द गाइडेड मॉन्यूमेंट्स। क्या कहता है कभी? किस तरीके से वो उस व्यक्ति का लिविंग रिकॉर्ड रख रहा है? तो वो कहता है, लिविंग रिकॉर्ड विल नॉट बी वास्ट अवे, ब्रोकन और डेस्ट्रॉय एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। वो कहता है कि भैया, मैंने तो ये कविता लिख दी और कविता में लिविंग रिकॉर्ड मेंशन कर दिया। अब ना तो इसको कोई साफ कर सकता है, ना ही इसको कोई तोड़ सकता है, ना ही इसको डेस्ट्रॉय यानी खत्म कर सकता है, जैसे कि दूसरी चीज़ें खत्म हो सकती है। तो उसने कहा मैंने पोइट्री लिख दी, और पोइट्री के अंदर मैंने क्या कर दिया? मेरे फ्रेंड की ब्यूटी का मैंने क्या कर दिया? लिविंग रिकॉर्ड को प्रिजर्व कर दिया। अब ना तो उसको कोई साफ कर सकता है, ना ही उसको कोई धराशायी कर सकता है, ना ही उसको कोई खत्म कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है, व्हाई डज द पोइट रेफर द टाइम टू बी स्लटिश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। टाइम को स्लटिश क्यों कहा है? तो हम सभी को पता है स्लट का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि टाइम का क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है। समय का क्या कर दिया है? पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, मानवीयकरण कर दिया गया है। और समय को क्या बताया गया है? स्लट बताया गया है। स्लट कौन होता है? एक लूज कैरेक्टर की महिला होती है, जो क्या होती है, जिसको आप कह सकते हो कि वेश्या, जिसे आप कह सकते हो, जो क्या होती है? नॉट फेथफुल टू एनी मैन, जो किसी भी व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं होती, किसी भी पुरुष के प्रति वो वफादार नहीं होती है। इसी तरीके से समय भी होता है। ठीक है। समय भी क्या करता है? समय भी हर व्यक्ति के लिए क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। वक्त के साथ हर व्यक्ति बदलता जाता है, यानी समय भी किसी व्यक्ति का नहीं होता है, यानी समय भी किसी के प्रति वफादार नहीं होता है। इट नेवर रिमेन्स द सेम, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए समय को भी किससे तुलना कर दी गई है? समय को स्लट बता दिया गया है, समय को एक वेश्या बता दिया गया है, समय को बेवफा बता दिया गया है, जो कभी किसी का नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेचूज ब्रेव द रेवेजेस ऑफ टाइम। ठीक है। फिर वो बोलता है कि किस तरीके से मॉन्यूमेंट और स्टेचूज जो होते हैं वो समय के साथ में नष्ट हो जाते हैं। तो बोलता है, टाइम लीव्स इट्स मार्क्स ऑन एवरीथिंग। समय हर चीज पर अपनी क्या छोड़ता है? अमिट छाप छोड़ता है इस संसार के अंदर, क्योंकि इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? मॉडल है। ठीक है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल। इस संसार के अंदर सारी चीजें ऐसी है जो हमेशा रहने वाली नहीं है, यानी खत्म होने वाली है। नन कैन फाइट टाइम, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस संसार में जो समय के साथ लड़ सके। मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेचूज ब्रेक एंड गेट डर्टी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं और बड़े बड़े स्टेचूज होते हैं, वो या तो टूट जाते हैं या फिर पैसेज ऑफ टाइम यानी समय के साथ वो गेट डर्टी यानी गंदे हो जाते हैं। दे ऑल्सो गेट डिमोलिस्ड ड्यूरिंग वॉर। और अगर युद्ध होता है किन्हीं दो देशों के मध्य, तो युद्ध के दौरान वो डिमोलिस्ट यानी नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि मॉन्यूमेंट और जो स्टेचूज हैं
वो समय की मार को नहीं झेल सकते, क्योंकि संसार की हर चीज़ जो है वो मॉर्टल है और समय के साथ एक दिन उसको नष्ट हो ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई डू यू थिंक द रिच एंड द पावरफुल पीपल गेट मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेचूज इरेक्टेड इन देयर मेमोरी? ठीक है, क्यों बनाते थे रिच और पावरफुल लोग स्टेचूज को, क्यों बनाते थे? तो रिच एंड पावरफुल पीपल गेट मॉन्यूमेंट्स इरेक्टेड इन देयर मेमोरी सो दैट द पीपल डू नॉट फॉरगेट देम। इसलिए बनाते थे ताकि लोग उनको भूल ना पाए। दे वांट टू लिव ऑन द पीपल इन मेमोरी। वो हमेशा उन लोगों की एक ख्वाहिश रहती थी कि लोगों की यादों में वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इन व्हाट वे द पोइट स्ट्रॉन्गर देन द पावरफुल रूलर? कवि किस तरीके से ये सिद्ध करता है कि बड़े के बड़े जो शासक आ गए, महान से महान जो राजा आ गए, उनसे भी वो ज़्यादा पावरफुल है और स्ट्रांग है। किस तरीके से वो सिद्ध करता है? तो वो बोलता है, द क्रिएशन ऑफ द पावरफुल रूलर। जो महान शासक आए थे उन्होंने तो क्या बनवाए थे? स्टेचूज एंड द मॉन्यूमेंट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। वो क्या हो गए? समय के साथ में डिस्ट्रॉय हो गए, समय के साथ में वो नष्ट हो गए। बट द पोइट इज मोर पावरफुल। लेकिन वो कहता है भैया मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। क्यों? बिकॉज द टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय हिज क्रिएशन इज पोइट्री। क्योंकि मैंने तो कविता लिखी है और समय कभी भी मेरी कविता को नष्ट नहीं कर सकता। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये जहान रहेगा, जब तक ये संसार में लोग बाग रहेंगे, तब तक मेरी कविता को पढ़ी जाती रहेगी। तो इसलिए मैं उन महान शासकों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मेरी बनाई हुई चीज़ या मेरी हुई लिखी हुई चीज़ संसार से कभी भी जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंडिंग डूम ऑफ द डे ऑफ जजमेंट? देखो, डे ऑफ जजमेंट क्या होता है? द लास्ट डे ऑन दिस अर्थ। ठीक है, इस धरती पर जो अंतिम दिन होगा। तो बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल से रेफरेंस लिया गया है कि इस धरती पर जो अंतिम दिन होगा उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस दिन जितने भी जो जीवित व्यक्ति हैं वो तो मर जाएंगे, और जितने भी मरे हुए व्यक्ति हैं दे विल कम टू लाइफ, वो जीवित हो जाएंगे। एंड द गॉड विल जज देम अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। और उस दिन भगवान क्या करेगा? उनका उनके कर्मों के आधार पर फैसला करेगा। तो वो भी कहता है क्या? इन ट्रेडिशन रिलीजियंस, ठीक है, परंपरागत तौर पे ये कहा जाता है कि डूम्स डे और जजमेंट डे इज द पॉइंट एंड विच ऑल सोल्स इवन दोज दैट हैव बीन डेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विल अराइज टू बी जज्ड बाय द गॉड। ठीक है, वही बात है कि अंतिम दिन क्या होगा? जो इस संसार का अंतिम दिन होगा उसके बारे में कहा जाता है, उसको डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है या फिर डूम्सडे भी कहा जाता है, दोनों सेम बात है। उस दिन क्या होगा? ऑल द लिविंग बीइंग विल डाई। जितने भी जीवित लोग इस संसार में हैं वो तो मर जाएंगे, और जितने भी मरे हुए लोग हैं दे विल कम टू द लाइफ, वो जीवित हो जाएंगे। एंड द गॉड विल जज द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। भगवान क्या करेगा? लोगों के कर्मों के आधार पर जजमेंट करेगा या फैसला देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ डज द पोइट पे ट्रिब्यूट टू फ्रेंडशिप? ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि देना। कैसे देता है वो अपनी फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती को श्रद्धांजलि कैसे देता है? तो द पोइट पेज ट्रिब्यूट टू द फ्रेंडशिप बाय राइटिंग ए पोयम फॉर हिज फ्रेंड। अपने दोस्त के लिए उसने क्या करी? एक पोयम को लिखा। द पोयम विल बी द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स मेमोरी। और ये पोयम क्या है? उसकी मित्र की यादों का एक लिविंग रिकॉर्ड, एक जीवंत यादों का झरोखा है। नीदर डेथ, ना तो मौत और ना ही कोई युद्ध इसकी मेमोरी को मिटा सकता है। यानी इसने ये कविता जो लिख दी है, उस कविता को ना तो कोई युद्ध खत्म कर सकता है और ना ही उस कविता को मौत ही खत्म कर सकती है। हिज फ्रेंड्स प्रेज विल रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। और जब तक इस धरती पर क्या रहेंगे? लोग रहेंगे, जब तक इस धरती पर जनरेशंस आती रहेगी, तब तक उसके दोस्त के बारे में वो इस कविता के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज ऑफ द सोनेट? सोनेट का मैसेज क्या है? व्हाट मैसेज द सोनेट वांट्स टू कन्वे? तो हम सबको पता है एवरलास्टिंग नेचर ऑफ आर्ट। पोइट्री क्या है? एक आर्ट है। तो वो क्या बताता है कि जो आर्ट होती है ना वो एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाली होती है। कला का कभी अंत नहीं होता, कला हमेशा रहती है। और लव और उसका उसके व्यक्ति जो उसने मिस्टर डब्ल्यू एच के प्रति अपना प्यार दर्शाया है, वो भी इस कविता के माध्यम से हमेशा संजोया हुआ रहेगा इस पोइट्री की लाइन्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम दिस सोनेट इज डायरेक्टेड? किस में ये डायरेक्ट की गई है या किसको ये एड्रेस्ड की गई है? तो उसने अपने पैट्रन मिस्टर डब्ल्यू एच, जिनको हम अर्ल ऑफ साउथम्पटन भी कहते हैं, उनको उसने क्या करी है? इस सोनेट को डेडिकेट किया है। तो मिस्टर डब्ल्यू एच की लिखी गई पोएम है। टोटल हम सबको पता है शेक्सपियर हैज रिटन 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स लिखी है, और उसमें से 128 सोनेट्स है दे आर डेडिकेटेड टू दिस मिस्टर डब्ल्यू एच और द अर्ल ऑफ साउथम्पटन। तो ये उन्हीं सोनेट सीक्वेंस में से एक सोनेट है जो उन्होंने क्या करी है? अपने फ्रेंड और मित्र को
डेडिकेट करी है। एंड थ्रू दिस पोएम फ्रेंड अपने फ्रेंड की ब्यूटी को वो इमोर्टलाइज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड की मेमोरी को वो इमोर्टलाइज कर रहे हैं, और इस कविता के माध्यम से उसके फ्रेंड की ब्यूटी क्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ में आ गए होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवीजन करिएगा इनका। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।